चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ हैं आज ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर और निर्मल बांग सिक्योरिटीज़ की स्वाति होतकर भी हमारे साथ जुड़ेंगी। वीरू, पहले तो सचिन को बर्थडे विश कर देते हैं। आज सचिन का जन्मदिन है तो एक प्लेट बनवाई है हमने उनके लिए। सचिन जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही विश करेंगे कि आपका दिन शुभ हो और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए और जिस तरीके की ज़बरदस्त कॉल्स आप अपने क्लाइंट्स और हमारे दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं वो जारी रहे। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। वीरू, आप विश करना चाहेंगे? ये नए एक तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सचिन जी। और यकीन मानिए आपके साथ जब स्क्रीन पे रहते हैं और जब आप कॉल्स देते हैं और आपका जो कॉल्स देने का जुनून है और उनका स्ट्राइक रेट बेहद शानदार है। अच्छा, पर्सनल लेवल पे इस साल के लिए क्या सोचा है? अनुज, ये साइकिलिंग में बहुत माहिर है, आप यकीन मानिए। हर दूरी उन्होंने मुंबई से आसपास की 400-400 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर तक की नाप रखी है साइकिल से। वाह। इस बार की जर्नी कहाँ तक की सोची है आपने सचिन? थैंक यू वीरेंद्र जी। इनफैक्ट जर्नी इस सीजन के लिए तो शुरुआत की नहीं है मैंने, बट जल्द ही मैं शुरुआत करूंगा। एंड पिछले साल आई थिंक मैंने 410 तक की साइकिलिंग की थी, तो मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा सा टारगेट लंबा रखा है। सो 600 का एक लक्ष्य है जो कंप्लीट करना है, काफी टाइम से पेंडिंग है। सो जरूर प्रयास करूंगा वो पर्टिकुलर टारगेट पे हिट करने के लिए। इसको क्या बीआरएम कहते हैं सचिन? साइकिलिंग के जो लंबी लंबी जो दूरी तय करते हैं इसको बीआरएम कहते हैं ना शायद? दैट्स राइट अनुज जी, बीआरएम कहा जाता है इनको, जो 200, 300, 400, 600 किलोमीटर तक की होती हैं ये। और मार्केट में और भी एक दो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो काफ़ी इसमें करते हैं और एक फिट रहने का काफ़ी अच्छा वो है। बस एक ही चीज़ है वीरू, प्रॉब्लम ये है कि साइकिलिंग ट्रैक्स नहीं है इंडिया में, वो थोड़ा सा अनसेफ है। ऑब्वियसली सेफ्टी का ध्यान रख के ही करते होंगे सचिन जी, लेकिन थोड़ा सा मैं लोगों को बोलूँगा थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो थोड़ा सा ट्रैक्स की कमी है जो डेवलप्ड कंट्रीज में होते हैं। वो थोड़ा सा एक बार हो जाए तो फिर मजा आएगा। और जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो अनुज जी बिल्कुल सही कही। इसमें कोई राय नहीं है। पता है अनुज जी, कोविड के बाद साइकिलिंग कल्चर जो था वो इंडिया में बहुत तीव्र गति से बढ़ा। आप यकीन मानिए, मैं ऑफिस जब आता हूँ तो नोएडा का सबसे बड़ा जो फ्लाईओवर है वो उसको इस्तेमाल करता हूँ। तो उसमें जब लोग साइकिलिंग करते हैं तो थोड़ा देख के मेरे को डर भी लगता है, यकीन मानिए डर लगता है। और मॉर्निंग में जब विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती एग्जैक्टली उस वक्त साइकिलिंग के लिए निकलना मेरे ख्याल से बात आपकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात कही आपने। चलिए सचिन, इस बर्थडे डे पर आपके 2 कॉल्स, कन्विक्शन कॉल और इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू। वीरेंद्र जी, कुछ दिनों से हम थोड़ा सा कॉशियस ही रह रहे हैं मार्केट को लेके। एंड मुझे लगा यहाँ पर अगर हम निफ्टी का डेटा देखें तो काफी एविडेंट है कि जैसे जैसे निफ्टी 18,400 350 के रेंज में आ जाता है, वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर डेली चार्ट्स पे देखें तो एक क्लासिक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है जिसका अपर हैंड लगभग 18,360 से लेके 18,460 इस पर्टिकुलर रेंज में है। एंड आज के सत्र में भी वापस उसी पर्टिकुलर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज में शॉर्ट पोजीशंस पे दूंगा। मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस का आपने जिक्र किया, डेफिनेटली यहाँ पर एक शॉर्ट बायस रखना चाहिए। पिछले 3 हफ्तों का डेटा देखें तो क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर रहा था। जिस तरीके से वापस ये अपने क्रिटिकल सपोर्ट के नजदीक आके ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक ब्रेकडाउन की उम्मीद की जा सकती है। लगभग जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है एक स्विंग बनना चाहिए अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। और 6840 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह होगी बजाज फाइनेंस में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 7110 पे। एंड जो सेकंड काउंटर ऑन द फाइनेंशियल स्पेस है LIC हाउसिंग फाइनेंस का, यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक मूव हमने देखा था। वो पुल बैक मूव कहीं जाकर मैच्योर हो चुका है। एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन है 60 मिनट स्केल पे, जिसका ब्रेकडाउन कल के सत्र में कंफर्म हो चुका था। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 365 के लक्ष्य के लिए ये पोजीशन आपको रिटेन करनी है। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है 379 पर। ठीक है, चलिए ये 2 कॉल्स सचिन की आती हुई, वो एक लिस्टिंग पर एक ध्यान दे लेते हैं। अब लिस्टिंग एग्जैक्टली फ्लैट हुई है, थोड़ा सा नेगेटिव ही हुई है, 3% नीचे। जो बात भी हो रही थी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की, इशू में कुछ ज़्यादा दम दिखा नहीं था उस समय, और यहाँ पर अब लिस्टिंग भी एकदम लैकलस्टर ही हो रही है, तो करीब करीब 2% नीचे। अच्छा, हम लिस्टिंग पर बात करें इससे पहले एक बार जरा एशियन मार्केट लेकर आइए। और एक उदय कोटक जी ने बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है आज।
वो थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है मार्केट में इस समय, क्योंकि देखिए हैंगसेंग अब ऊपर है करीब करीब 3.5%, शंघाई ऊपर है करीब करीब 1.2% और ताइवान ऊपर है करीब करीब 2.5%। तो एक क्लियरली एक जियो पॉलिटिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले कई टाइम से मैं सुन रहा हूँ लोग कि क्या आगे जाते हुए, क्योंकि इंडियन मार्केट ने इतना आउट परफॉर्म कर दिया चाइनीज़ मार्केट को, क्या थोड़ा फंड फ्लो इंडिया से वापस चाइना की तरफ जाएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो ये एक शायद देखने वाली बात होगी, जिस तरह से हैंगसेंग में लगातार रैली पिछले 2-3 दिन में बढ़ रही है। चलिए अब एक काम करते हैं और कॉल्स लें, इससे पहले एक बार जरा लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। और शरद अवस्थी हमारे साथ आप जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। शरद जी गुड मॉर्निंग अगेन। ये क्या भी होगा यहाँ पर आप इस आईपीओ को लेकर? इस समय एकदम फ्लैट ही ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा इनफैक्ट नेगेटिव ही ट्रेड हो रहा है, करीब करीब 3-4% नीचे अपने इशू प्राइस से। आपका क्या व्यू है यहाँ पर? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बेसिकली हमें लगता है ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस में कंपनी ऑपरेट करती है, प्रोमोटर बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। लेकिन हर बार हमने देखा है कि राइट ऑफ्स वगैरह काफी रैपिड रहते हैं। पॉजिटिव साइड पे ये है कि कंपनी की ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है। ये 600 करोड़ लगभग ऐड होने के बाद नेटवर्थ में लगभग 50% का इजाफा हो रहा है और ग्रोथ स्ट्रांग रहनी चाहिए। बट हम मुझे लगता है बाजार शायद 1-2 क्वार्टर्स नंबर देखने के बाद री रेटिंग करेगा। तो जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, हमें लगता है 180 रुपए के आसपास बुक वैल्यू आनी चाहिए और ग्रोथ काफी स्ट्रांग रह सकती है इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। तो 450 से 550 तक के लक्ष्य हमें लगता है पॉसिबल है लॉन्ग टर्म में। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अपसाइड इसमें नहीं दिखाई दे, थोड़ी वैल्यू बाइंग नीचे में आ सकती है। बट ये अच्छी बेट है जो थोड़ा सा रिस्क लेके लॉन्ग टर्म के लिए चीजें होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत अट्रैक्टिव है और प्रोमोटर बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। तो इस स्पेस में ये आपकी टॉप पिक्स में होगी इसका मतलब? और ये आप 450 से 500 का टारगेट जो आप बता रहे हैं तो काफी अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ज्यादातर इस टाइप की बीएफएसआईज को देखें, मतलब माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को देखें, क्रेडिट एक्सेस और स्पंदना आसपास हैं। और यहाँ पे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रेजुअली जो ग्रोथ आएगी और अगर उसके संग एनपीए का प्रेशर नहीं आता है, क्योंकि दोनों बार जब इनके राइट ऑफ्स आए या तो कोविड की वजह से आए या कुछ केरला में लोकल गवर्नमेंट चेंजेस की वजह से आए और आपके डीमॉन की वजह से आए जो बड़े राइट ऑफ्स आए। लेकिन जो सिस्टम्स इन्होंने इन प्लेस डाले हैं, लगभग हर ब्रांच, हर 2-3 ब्रांच पे ऑडिटर्स वगैरह इन्होंने सेट किए हैं। 100 मतलब चेकलिस्ट है 100 चीजों की जो ये रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वॉरबर्ग पिंकस की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सब मिला के काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा राइट ऑफ्स आपको आने वाले समय में नहीं दिखाई देंगे। बट अगर हाँ कोई रीजनल ऐसे कैलामिटी बेस्ड कुछ आता है तो थोड़ा बहुत हिकअप आ सकता है। बट ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। पिछले 3-4 साल में भी 35-40% रही है। और मैं जो आपको टारगेट्स बोल रहा हूँ वो भी लगभग 3-3.25 पे डिस्काउंट कर रहे हैं। तो 3-3.25 पे बाकी भी ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो इसी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं। ओके चलिए ठीक है अवस्थी जी, शुक्रिया आपका, आपने इस पर व्यू रखा। और क्लियरली उनका एक मानना है कि अगर आप एक बार्गेन बाइंग में बिलीव करते हैं तो ये एक स्टॉक है जिसको बाय करना रेकमेंड करेंगे। 450 से 500 तक का टारगेट नियर टर्म में थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस की वजह से हो सकता है एक इम्पैक्ट आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। चलिए सचिन को एक बार वापस जोड़ते हैं। सचिन, थोड़ी मेहनत बर्थडे पे आपसे करा रहा हूँ वापस, क्योंकि वो जो कॉल्स आपने दी थी वो उस समय लिस्टिंग चल रही थी तो वो प्रॉपर्ली हम दिखा नहीं पाए। तो जरा एक बार प्लीज जरा रिविजिट कर दीजिए दोनों कॉल्स को। जी अनुज जी मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से निफ्टी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 18,360 से 460 एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन होगा। एंड ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के लिहाज से जो पैटर्न का मिड पॉइंट है लगभग अराउंड 18,170, मुझे लग रहा है वहां तक एक डिक्लाइन होना चाहिए। तो इसीलिए हमने दोनों शॉर्ट कॉल्स यहाँ पर प्रेफर किए। पहला शॉर्ट कॉल है बजाज फाइनेंस पे। जिस तरीके से इसका अंडर परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से वापस अपने क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकडाउन नजर आना चाहिए। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्विंग करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 7110 पे। बिकवाली करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। टारगेट ऑन द लोअर साइड होगा 6840 का। एंड जो सेकंड प्रेफर्ड सेल है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। यहाँ पर भी एक अच्छी पुल बैक मूव हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में। एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट है, मुझे लग रहा है वहां पर एक क्लासिक राइजिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है जो एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर भी 365 के टारगेट के लिए फ्रेश शॉर्ट पोजीशन डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 379।
ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंस पे कुछ देर पहले बात हो ही रही थी और मल्टीपल टाइम स्ट्राइक करता हुआ ये स्टॉक इस जोन को, आई मीन तो चांसेस अगर आप देखें ब्रेकडाउन के काफ़ी हैं। स्वाति होतकर हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। स्वाति, आपके 2 कन्विक्शन कॉल क्या हैं और आप इंडेक्स पर क्या व्यू रखती हैं आज? आप कोई बाय कॉल ले रही हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पर, या फिर अवॉइड कर रही हैं आज? Yes, good morning all of you. First of all, I would like to wish Mr. Sachin, wish you a happy birthday and have a great year ahead. Yes, मार्केट की अगर बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी में काफी ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 18,400 के आसपास। तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाते तब तक काफी मोमेंटम रेस्ट्रिक्टेड है अपना पॉजिटिव साइड। वेयर ऑन अ डाउन साइड 18,200 के इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। तो निफ्टी अभी काफी स्टक है विद इन अ स्पैन ऑफ 200 पॉइंट्स रेंज, 18,200 18,400 के रेंज में। ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड विल डिसाइड द क्लियर ट्रेंड ऑफ द मार्केट। बैंक निफ्टी ने पहला इंडिकेशन दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग ऑन हायर साइड हम विटनेस कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी में हमें मोमेंटम देखने मिल रहा था कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी इतना पॉजिटिव मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड या इंटैक्ट नहीं रख पा रही थी। 42,200 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस हम लोग ने फेस किया लास्ट 2 से 4 दिनों में। तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक मोमेंटम पॉजिटिव नहीं रहेगा। वेयर ऑन डाउन साइड 42,000 साइकोलॉजिकल लेवल एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रहेगा। लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग हमें हायर साइड देखने मिल सकते हैं। बट अगर मार्केट ब्रेड की भी बात करो तो बुल्स एंड बेयर्स में काफी टग ऑफ वॉर चल रहा है। बट अगर सेक्टोरियल पार्टिसिपेशन अच्छा है, एवरी नाउ एंड देन हम देख रहे हैं कि एक दूसरे सेक्टर्स पार्टिसिपेट करें अल्टरनेट डे वाइजेस। एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि ऑटो पैक में काफी अच्छी मोमेंटम रैली हम देख पा रहे हैं। आज भी अगर हम देख रहे हैं टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, MRF ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं। ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी ये 2-2% अप दे रहे, तो मुझे लग रहा है ये बाइंग कॉल स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। आई विल बी स्टे ऑन अ पॉजिटिव साइड इटसेल्फ। स्टॉक स्पेसिफिक में दोनों बाय कॉल देना चाहूंगी करंट लेवल पे। वन फर्स्ट कॉल विल बी ऑन अ हीरो मोटोकॉर्प। जैसे मैंने कहा कि ऑटो पैक में थोड़ा पॉजिटिव है। अगर ऑटो इंडेक्स का चार्ट भी देखे तो भी 50 डेज मूविंग एवरेज उसने टेस्ट किया, वहां से वो बाउंस बैक रैली नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प भी सेम चार्ट फॉर्मेशन से 50-100 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में मिनिमम 2840 2860 के लेवल टेस्ट करने की। तो हीरो मोटोकॉर्प करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 2690 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर टारगेट ऑफ 2840। सेकेंड बाय कॉल मेरा टाटा कम्युनिकेशंस है। ये पर्टिकुलर काउंटर हम देख रहे हैं कि हाई टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ कोई भी उसका मोमेंटम रैली सेम नहीं है, बट डेफिनेटली हाई टॉप्स हायर बॉटम में चल रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम देख रहे हैं उसके ऊपर काफी अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 1400 के लेवल टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे टाटा कम्युनिकेशंस बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 1290 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1400। ओके एचडी, ये कुछ कॉल्स आपके लिए। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आवाज़ के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट को? एक आज मार्केट में एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था कि चाइनीज़ मार्केट काफ़ी ऊपर है और थोड़ा सा इंडियन मार्केट में डिक्लाइन है। तो एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है क्या कि जो हमारी इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस रही है वो थोड़ी सी शायद अब एक करेक्ट होगी, या फिर इंडियन मार्केट अभी भी आउट परफॉर्म करेगा? आपकी बात सही है। इंडोनेशिया के बाद वी आर द सेकंड बेस्ट जो परफॉर्मेंस वाइज आप देखें तो डॉलर टर्म्स में ईयर टू डेट हम लोग -5% है, लेकिन बाकी विश्व की हिसाब से हमारा आउट परफॉर्मेंस रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि चाइना वो करीबन 33% ईयर टू डेट जनवरी से अब तक नीचे गिरा है। और फिर आप देखिए MSCI इमर्जिंग मार्केट्स 26% गिरा है। S&P को देखिए, अमेरिका का S&P करीबन 16-17% इस साल गिर चुका है। तो वो उनके हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन यहाँ से और मुझे लगता है कि $20 बिलियन का जो फॉरेनर का सेलिंग आया है इंडिया में, उसके बावजूद भी जो मार्केट सिर्फ 5% गिरा है, उसकी ये वजह है कि डोमेस्टिक डिमांड, रिटेल और म्यूचुअल फंड जो डिमांड है वो मजबूत रहा है अब तक। लेकिन आगे जाके ये जो मजबूत रहेगा कि नहीं, सवाल ये पैदा उठता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अभी आज की तारीख में आप देखिए कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और उनके जो FDs है
5 ईयर क्यूमुलेटिव एफडी का IRR यील्ड जो आ रहा है वो करीबन 8.9% आ रहा है। आप देखिए टाटा कैपिटल के जो डिपॉजिट्स जो लिस्टेड है वो करीबन 8% दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो मार्केट अपनी इंडियन मार्केट को जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का सपोर्ट था वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो अब तक करीबन 5.5-6% इंटरेस्ट दे रही थी, अब जाके ये जो फिक्स डिपॉजिट्स है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटल जो पैसा है वो पूरा का पूरा इक्विटी में नहीं जाएगा, थोड़ा फिक्स इनकम में भी शुरू हो जाएगा जाने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक थोड़ी सी सेक्टोरल बात कर लेते हैं गौतम जी। एक आईटी वर्सेस बैंक्स में एक बहुत बड़ी ट्रेड प्ले आउट हुई, जिसमें इस साल हमने देखा कि बैंक्स में ज़बरदस्त बाइंग आई और आईटी में मैसिव डिक्लाइन आई 3 साल के बुल मार्केट के बाद। अब इस ट्रेड में आपका क्या व्यू है गिवन करंट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट और जो यूएस में इस समय माहौल है उसको देखते हुए? अब ये जो मार्केट के जो सबसे बड़े सेक्टर्स हैं इन पर क्या व्यू होगा आपका? मुझे लगता है कि दोनों अभी भी लुक्रेटिव है। मुझे बैंक्स अभी भी पसंद है, HDFC हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, और पब्लिक सेक्टर में हमें SBI पसंद है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि IT क्षेत्र में भी करेक्शन जो आना था वो आ चुका है, और जो ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे वो मुझे लगता है कि फॉर द मोस्ट पार्ट वर क्वाइट पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि दोनों में लॉन्ग टर्म 3 से 4 साल का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन रखे तो इन दोनों क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। ओके, तो आपने अगर आप देखिए बैंक से अपना गौतम जी व्यू रखा। गौतम जी एक दो स्पेस और देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि हमने चाइनीज़ मार्केट की अगर आप देखें पिछले 2 दिन की तेज़ी पर फोकस किया, बात करी आपने कि आई थिंक इंटरेस्ट रेट सिनारियो और आज के चलते अगर आप देखें पॉसिबली अगर आप देखें जो रिटेल का पैसा मार्केट्स को चेस कर रहा था उसकी तीव्रता में थोड़ा धीमापन आ जाएगा, ये आपका व्यू है। तो ऐसे में सर कुछ ऐसे स्पेस जहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, वो कौन से होंगे? मैं सिर्फ एक इंस्टेंस के तौर पे कह रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले सर हम सीमेंट पे बात कर रहे थे। सीमेंट ऐसे भागा पिछले 4 महीने में ड्यू टू दिस आई थिंक M&A एक्टिविटीज़ जितना मेरे ख्याल से शायद 2 साल में भी नहीं भागता था। आपका व्यू क्या कहता है सीमेंट स्पेस में? आप क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर अभी चेस करें इसको? मुझे लगता है कि सीमेंट स्पेस में थोड़ा भी आज की तारीख में ओवर सप्लाई है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि जो कुछ जो प्लांट्स NCLT में है, जो कंपनीज NCLT में या बैंक्स के कंट्रोल में आ चुकी है और जो सीमेंट कंपनीज के एसेट्स को बेचना शुरू करेंगे, उसमें जो यूटिलाइजेशन लेवल्स थे वो अब तक करीबन 30 या 40% थे और उसमें पैसा बन नहीं रहा था। तो मुझे लगता है कि जो M&A शुरू हुआ है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, सीमेंट इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन जो शुरू हो चुका है, मुझे लगता है वो करीबन अगले 2 या 3 साल तक जारी रहेगा। और उसमें जो अंडर परफॉर्मिंग सीमेंट एसेट्स है उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आफ्टर एक्विजिशन बढ़ सकती है, बढ़ेगी, क्योंकि एक्वायरर को तो वही उम्मीद होगी कि भाई जो 30 से 40% प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज की तारीख में चल रही है उसको अभी डबल कैसे करें। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में सीमेंट का जो डिमांड है वो अच्छा है, लेकिन सप्लाई मुझे लगता है अभी भी ज़्यादा है डिमांड से और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो अंडर परफॉर्मिंग जो प्लांट्स है दे विल कम ऑन स्ट्रीम एंड जो भी एक्वायर करेगा वो वहाँ पे भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी। उसकी वजह से मुझे लगता है कि प्राइसिंग पर प्रेशर रहेगा। और जो आप देखिए कि आज की तारीख में हाउसिंग इज़ करीबन 65 से 70% हाउसिंग का डिमांड होता है और हाउसिंग में इम्प्रूवमेंट शुरू हो चुकी है, लेकिन सिर्फ अर्बन हाउसिंग डिमांड को देख के मुझे लगता है कि सीमेंट पे व्यू नहीं ले सकते हम लोग। अपने को रूरल और सेमी अर्बन में भी देखना चाहिए और वहाँ पे आज की तारीख में हालत इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है। और जब तक वो नहीं होता है मुझे लगता है कि सीमेंट का जो डिमांड है वो स्टेडी स्टेट रहेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि डिमांड ज़बरदस्त बढ़ेगा अंटिल सेमी अर्बन और रूरल में डिमांड फॉर हाउसिंग इम्प्रूव्स। ओके, सीमेंट्स पे आपका एक अगर आप देखें बहुत एक क्लियर व्यू मैंने सुना सर। अब आते हैं एक और 2 स्पेस पे जहाँ पे पैसा बना और अभी तक बन रहा है, और इस बार की जस्ट मैं सामने रखना चाहूँगा L&T की अर्निंग्स। सर आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल गुड्स।
अच्छे नंबर्स थे। यहाँ पे एमएनसीज ने अगर आप देखें अच्छा पैसा बना के दिया, एलएनटी ने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया। एलएनटी के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। एक क्वार्टर में आप देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो को लेकर अगर आप देखिए कमेंट्री उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। CY22 में सबसे दमदार तरीके से पैसा बना के देने वाले सेक्टर्स में से ये भी रहा एक, स्पेशली अराउंड आई थिंक अप्रैल मई जून। सिमेंस का, क्यूमिंस का और एबीबी का प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सर, आप लोग कैपिटल गुड्स पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? मुझे लगता है कैपिटल गुड्स जो इतने सालों तक कुछ कर नहीं पाया था, एलएनटी को भी आप देखिए पिछले करीबन 5 साल, ये वर्ष शुरू होने के पहले के 5 साल मैं देख रहा हूँ कि एलएनटी में के स्टॉक में कुछ मतलब बड़ा अप्रिसिएशन हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद अब ये इस साल से जो मूवमेंट शुरू हो चुका है कैपिटल गुड्स में, वो मुझे लगता है थोड़ी और देर चलेगा। ये एक उसमें मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स में एक ही इश्यू है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है, जो सरकारी कैपेक्स है वो दमदार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपना प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ के, और जो पीएलआई में जो कैपेक्स शुरू हो चुका है सेटिंग अप द न्यू प्लांट्स वगैरह, वो अच्छा है। लेकिन आउटसाइड ऑफ दैट हम ये नहीं देख रहे कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ा कैपेक्स शुरू हो चुका है। जो मुझे लगता है कि यहाँ से जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है उनके शेयर में बढ़ावा वही तभी आएगा जब प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बड़े पाए पे शुरू होता है। ऑफ कोर्स जो हमने सीमेंट की बात की, तो सीमेंट कंपनीज ने तो हर एक सीमेंट कंपनी ने तो मुझे लगता है कि कैपेक्स बढ़ाने का और कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान घोषित कर चुके हैं वो लोग। लेकिन सिर्फ उससे मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ेगा, और कंपनियां जो है उनको भी कैपिटल गुड्स या कैपेक्स करना पड़ेगा, तब जाके कैपिटल गुड्स मुझे लगता है कि इम्प्रूव होंगे। ओके गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार पे आई थिंक मैक्रो फैक्टर्स पे और सेक्टर स्पेसिफिक आपने व्यू शेयर किए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निकट भविष्य में आपसे फिर बात होगी, मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं तब तक निफ्टी का देखिए एक नया शिखर, नया ऑल टाइम हाई हम शायद देख चुके हों। अब एक काम करते हैं, यहाँ से बोर्ड रूम पे शिफ्ट करते हैं। आज दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इस कार्यक्रम में अगर आप देखें शिरकत कर रहे हैं, आपके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं और हमारे साथ मिस्टर शैलेश मेहता CMD दीपक फर्टिलाइजर्स के जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। याद रखिएगा अमूमन ये जो क्वार्टर होता है एक थोड़ा सा वीक क्वार्टर होता है, स्पेशली इस बार याद रखिएगा जो काफ़ी हद तक जो अनसीजनल एंड एक्सेसिव रेंज थी जो उसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला। बट स्टिल नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे पैट लगभग 170% बढ़ के 274 करोड़ रुपये रहा है इस क्वार्टर में। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है शैलेश जी। ओवरऑल आप इस क्वार्टर को कैसा मानेंगे और आगे के क्वार्टर के लिए आई मीन जिस प्रकार का डिमांड है, हालांकि कॉस्ट प्रेशर्स काफ़ी थे बट स्टिल अगर आपका जो पास थ्रू मैकेनिज्म था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा इस बार, अगले क्वार्टर के लिए आपका आउटलुक क्या है? तो एक आपको बता दूं कि इस क्वार्टर में टॉप लाइन हैज जंप बाय 52% और बॉटम लाइन बाय 195%। और भी खुशी की बात यह है कि हाफ ईयर में हमने जो प्रॉफिट बनाया वो पिछले पूरे साल का जो प्रॉफिट था उससे भी सरपास हो गया है। तो इसमें 3 कारण है। एक, जैसे आपने बताया कि हमने देखा है कि पास थ्रू मैकेनिज्म बड़ा हेल्दी है और उससे ये हमें वैलिडेट होता है कि देयर इज अ रेजिलियंस। हमारे कंज्यूमर जो 3 सेक्टर हैं, हम इंडस्ट्रियल केमिकल्स, माइनिंग केमिकल्स और फर्टिलाइजर, तीनों सेक्टर में कंज्यूमर का रेजिलियंस अच्छा है। दूसरी चीज ये देखने में आ रही है कि जो तीनों हमारे बिजनेसेस है उनकी अलाइनमेंट इंडिया ग्रोथ स्टोरी से काफी अच्छी है। तो इतने प्राइसेस बढ़े पास थ्रू के हिसाब से, बट फिर भी कोई डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, टू द कॉन्ट्ररी डिमांड अच्छी रही है। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता था कि हमने एक मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ली है पिछले 2-3 साल से, टू मूव फ्रॉम कमोडिटी टू स्पेशलिटी। तो हर एक प्रोडक्ट जो हमारी सेगमेंट है उसमें हम मेहनत कर रहे हैं कि कैसे हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बजाय प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन दोनों इकट्ठा करके कैसे हम दिए, और फोकस कस्टमर के बजाय कंज्यूमर के ऊपर, माने डीलर सेगमेंट के बजाय फाइनल कंज्यूमर्स, फार्मर्स के ऊपर, माइंस के ऊपर करें। सो ये 3 चीज से सॉलिड फाउंडेशन दिख रहा है। अब
H2 के लिए भी यही डायरेक्शन दिख तो रहा है। थोड़ा बहुत क्या है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर, रॉ मटेरियल प्राइसिंग और फिनिश प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसमें 1 मंथ हियर 1 मंथ दैट तो थोड़ा तो एडजस्टमेंट रहता है, मगर फंडामेंटली इट्स इन द राइट डायरेक्शन। बट सर ये जो फर्स्ट हाफ के मार्जिन्स रहे, आई मीन 21.4 ट्रैजेक्टरी, जैसे कि आपने कहा डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक वो आप प्राइस हाइक्स लेने में और वो एब्जॉर्ब होने में आप सक्षम रहे, पर ये मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी सर पॉसिबली अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए मेंटेन रहेगी या फिर आप इसमें कुछ थोड़ा सा हेर फेर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें क्या है कि थोड़ा एडजस्टमेंट तो जरूर आएगा, मगर हम ये देख रहे हैं कि अभी भी हमारे पास काफी कैपेसिटीज है और हमने डीबॉटलनेकिंग प्रोग्राम भी किया है, तो उसका पॉजिटिव करंट भी रहेगा, तो दोनों के हिसाब से वी शुड बी इन गुड विकेट। ओके सर, अब एक बड़ी चीज़ ये है कि आपका अगर आप देखें जो एमोनिया प्लांट है वो एक्सपेक्टेड टू कमेंस फ्रॉम आई थिंक मई 2024, जहाँ तक आपकी लास्ट टिप्पणी थी उसके मुताबिक ओवरऑल आई मीन टॉप लाइन में अगले 1 साल में आप क्या ग्रोथ देख रहे हैं? और एक और चीज़ सर, ये जो जब भी आपका एक्सपेंशन प्लान फुली अगर आप देखें कहीं ना कहीं अपनी एक शेप ले लेगा, उसके बाद जो आपका टोटल डेट होगा वो कितना है और आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो अप्रॉक्सिमेटली किस रेंज में जाएगी? तो ये अमोनिया प्लांट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24 में है, माने इट विल बी बाय May 23, which is the first quarter of next year. So अभी we are on a very fast track of the final commissioning activity, और by May of next year it will get commissioned. मगर क्या है कि अमोनिया प्लांट इज इंडस्ट्रियल केमिकल, माइनिंग केमिकल्स और फर्टिलाइजर, तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट टर्नओवर पे नहीं आएगा, मगर कॉस्ट सेविंग माने द बॉटम लाइन उसकी अच्छी इम्पैक्ट रहेगी। और ये क्या है कि हमने जो 2 मेजर प्रोजेक्ट्स लिए हैं, अमोनिया प्रोजेक्ट और एक टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट जो माइनिंग केमिकल्स प्रोजेक्ट है, अमोनिया प्रोजेक्ट में वी आर लुकिंग एट अ कैपिटल आउटले ऑफ 4,300 crores और टैन में 2,200 crores। तो दोनों प्रोजेक्ट के लिए जैसे नॉर्मली रहता है 65-70 डेट टू इक्विटी, वही नॉर्म्स पे हमने प्रोजेक्ट की कैपिटल आउटले प्लानिंग की है। अब जब आप कह रहे हैं कि टोटल डेट, तो एक थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि थोड़ा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कभी आ सकता है। क्या है कि डेट जरूर बढ़ रहा है, मगर उसका रिपेमेंट इट इज गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर 2 years ऑफ कमीशनिंग। उस हिसाब से आज के पीएनएल के लिए उसकी इम्पैक्ट नहीं रहेगी, और जो भी इंटरेस्ट है जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है वो तो कैपिटलाइज हो गया है, उसकी भी इफेक्ट पीएनएल पे नहीं आती है। उस हिसाब से फाइनेंशियल रेशियोज काफी आई वुड से रोबस्ट हैं। ओके सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ी समय की कमी है वरना आपसे अगर आप देखिए थोड़ी बात और होती। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कॉस्ट प्रेशर्स, साथ ही साथ अगर आप देखें प्राइस हाइक्स, डिमांड एनवायरनमेंट, इंटरेस्ट बर्डन्स, इन सभी पहलुओं पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। आपकी स्क्रीन पे 18,301 निफ्टी, और याद रखिएगा 18,400 पे अगर सबसे बड़ा कॉल राइटर था इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, तो 18,300 पे सबसे बड़ा पुट राइटर था। बट स्टिल आज का जो पिवट लेवल था वो था 18,251। लेट्स सी अगर आप देखिए क्या करता है। बट याद रखिएगा बैंक निफ्टी समहाउ सुबह अगर आप प्राइस बिहेवियर देखें तो इट्स बैंक निफ्टी जो कि ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है अपने एक रेजिस्टेंस के पास, जहां की निफ्टी बिकॉज ऑफ आईटी अपने सपोर्ट के आसपास टाइम स्पेंड करता हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे मिले और सीमेंट आपकी स्क्रीन पर अच्छा मूव देता हुआ। अपोलो टायर्स आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर, हालांकि अब थोड़ा सा बैकफुट पे आया, और साथ ही साथ ऑटो और सीमेंट काफी स्ट्रॉन्ग सूट देते हुए। चलिए अब नीरज जी के पास चलते हैं, मेरे ख्याल से अब तैयार हैं हमसे बातचीत करने के लिए। नीरज जी नमस्कार। आज बैंक निफ्टी दमदार, आईटी बैकफुट पर। हाँ वीरू, ये क्या हो रहा है मार्केट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्यों इतना ज़्यादा थकान सी है इसके अंदर? कल भी थी थकान। जो चल चुके थे आज सुस्ता रहे हैं, और जो सुस्ता चुके थे आज चल रहे हैं। आप देखिए अच्छा। बैंक निफ्टी को देखिए, आप आईटी को देखिए, आप आज आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, और आज एचडीएफसी को देखिए, एचडीएफसी बैंक को देखिए। बारी बारी से रिले रेस चल रही है। ओके, तो कुल मिला के कोई वैसी चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात नहीं है, लेकिन नीरज जी एक बात है कि आज बाजार फंसा हुआ था।
अगर आप कल की भाव कॉपी को देखते हैं और ऑप्शन राइटर्स के बिहेवियर को देखते हुए, FIs की कॉल राइटिंग के स्टैट्स को देखते हुए 65,000 कॉल बेची थी, 29,000 पुट कवर कर ली थी, बहुत कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में फंसा हुआ था। तो मेरे ख्याल से अच्छा स्विंग मिलेगा क्लोजिंग के वक्त और उससे पहले स्टॉक स्पेसिफिक। बिल्कुल, तो ये है मंत्र कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और क्लोजिंग के आसपास आपको इंडेक्स लेवल पे एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है, तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की और सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की सुर्खियां क्या हैं।